बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। मैंने आज का प्रोग्राम 120 मन गंदम फ़ी एकड़ पैदावार के बारे में करना है और ये आखिरी प्रोग्राम है। आप अपने कलम भी उठा लें और किताब भी सामने रख लें और एक एक पॉइंट को आप ज़रा नोट करें, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारा किसान है वो खुशहाल हो और उसके नतीजे में हमारा मुल्क खुशहाल हो। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ईसीसी की तरफ से ऐलान शुदा गंदम की प्राइस है जो 1650 मुकर्रर की गई है। सिंध की गवर्नमेंट ने 2000 रुपये मुकर्रर की है और अब इसके नतीजे में एक आवागान का चक्कर चलेगा और वो आवागान का चक्कर ये चलेगा कि ये सपोर्ट प्राइस नहीं होगी बल्कि गन पॉइंट प्राइस होगी। जिस तरह पिछले साल पटवारियों के ज़रिए और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इकट्ठी की गई थी, तो ये मामला ऐसे होगा और उसके साथ स्मगलिंग और माफिया ब्लैक मार्केटिंग का आवागान का चक्कर जो है वो चलेगा और उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान की मईशत और पूरे पाकिस्तानी एक साल और भुगतेंगे इस मुसीबत को। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के वास्ते इसको दोबारा रिवाइज़ किया जाए, इस सपोर्ट प्राइस को, और इस सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट प्राइस रहने दिया जाए, गन पॉइंट प्राइस न बनने दिया जाए। मैंने पिछले 2 प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि 120 मन फ़ी एकड़ गंदम आप कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं YouTube पे कुछ प्रोग्राम देखता हूँ, उसमें 6 किलोग्राम से 150 मन लेना, फिर 8 किलोग्राम से 150 मन लेना और 10 किलोग्राम से 150 मन लेना, वो इस किस्म के प्रोग्राम भी शामिल हैं उसके अंदर। तो मैं असल ये एक लंबा सब्जेक्ट है और ये उन लोगों के लिए नहीं है कि ज़िम्मेदार पुरावो 2 गट्टू तले तो 2 गट्टू होते, ये उनके लिए नहीं है। ये एक बड़ा रिसर्च वाला एक सब्जेक्ट है जिसको मैं एक अलग प्रोग्राम में मैं डील करना चाहता हूँ, जो 6 किलोग्राम से लेके 90 किलोग्राम तक गंदम का जो सीड रेट है वो उसके ऊपर बहस होगी कि 90 किलोग्राम कौन डालता है और 6 किलोग्राम कौन डालता है, 6 किलोग्राम से क्या होगा और 90 किलोग्राम से क्या होगा। ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो मैं आज के दिन इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता। एक बात ज़हन में आई है और मेरे मुशाहिदे में आई है और वो ये है कि हम बहसियत कौम बड़े बेसब्रे हैं और हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट की बात चाहिए, हमें तारीख़ की बात नहीं चाहिए, हम कोई तफसील जानना नहीं चाहते, हमें फ़ौरी हल चाहिए हर चीज़ का और किसी के बारे में हम सब्र नहीं कर सकते। तो खुदा के लिए मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें आप अपने ज़हन में रखें। एक, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। जब भी आपके सामने कोई आदमी बात करे तो एकदम हाँ या ना करें और उसके ऊपर कमेंट्स पास ना करें। आप ज़रा देखें और उसके बाद एक है मुशाहिदा कि दाएं बाएं देखें और उस दाएं बाएं देखने के बाद आपका जहन क्या कहता है उससे आप नतीजा अख़ज़ करें। मैंने जो सबसे पहले प्रोग्राम शामिल किया था वो प्रोग्राम था उसकी तारीख़ कि ये पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, डॉक्टर ऐसे कुरैशी कौन था, और ये इसके ऊपर बेशुमार लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, अपनी मादरी ज़बान में कमेंट्स दिए, जो उनको पूरा हक़ है, इसलिए कि हर आदमी अपनी मादरी ज़बान में बात करने का उसको हक़ होता है और मुझे उस पर क़त्अन कोई एतराज़ नहीं है। मैंने 120 मन गंदम हासिल की, मुझे किसी सताइश की ज़रूरत नहीं है। बुज़ुर्ग आदमी अपने तजर्बे नौजवानों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि जो नई नस्ल है वो उनके तजर्बों से कुछ हासिल कर सके और यही उनके लिए एक अच्छी बात होती है कि वो अपना इल्म दूसरे लोगों के पास मुंतकिल कर रहे होते हैं। ऐसे काफ़ी दोस्त अभी भी पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं जो सऊदी अरब में मेरे फार्म पर नहीं बल्कि मेरे साथ वाले फार्म्स पर काम किया करते थे और उन्होंने 120 मन मेरी पैदावार को देखा है और उनकी अपनी पैदावार भी 112-110 मन के करीब आया करती थी और शाम को वो मेरे डेरे पर आया करते थे और वहाँ पर यही बात की जाती थी कि व्हाट नेक्स्ट, कि कल को क्या करना है। तो मैं आज एक एक चीज़ करके मैं आपके सामने मैं बात करना चाहता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई इस्तेमाल बाकी ना रहे और आपको पता चले कि अगर 6 एकड़ वाला दावा कर रहा है 150 मन का,
तो 120 मन जो है ये 40 और 50 किलोग्राम सीड हासिल करने लगाने के बाद कैसे हासिल नहीं हो सकती। अब मैं उस ख़ास पिवट का जो 52 हेक्टर थी, 52 हेक्टर को 2.4 से ज़रब दें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने एकड़ बनती है। उस एकड़ से उस पिवट से मैंने 120 मन गंदम फ़ी एकड़ हासिल की थी। अब उसकी जो पहली जो सूरत हाल मैंने देखी वो ये देखी थी कि उसके पानी की पीएच 7.2 थी और उसकी ज़मीन की पीएच 7.5। अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप तमाम असहाब अपनी ज़मीनों का और अपने ट्यूबवेल के पानी का आप टेस्ट करवाएं और उसकी पीएच अगर 7.2 होगी या 7.5 होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गंदम की पैदावार 120 मन से ज़्यादा होगी, इसलिए कि लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो 133 मन है। यहाँ जब 120 मन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि लंबी छोड़ी है। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कंपनी है मॉन्सेंटो, उसका एक बहुत बड़ा नाम है और उसने मकई की पैदावार में बड़ा नाम पैदा किया उसके बीज के अंदर। मांगा मंडी में इनका एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पूरे पाकिस्तान के डीलर्स को बुलाया हुआ था और मुझे उन लोगों ने दावत दी थी एज मास्टर ट्रेनर। और जब मैंने अपनी तकरीर शुरू की तो मैंने जो सामने लोग डीलर बैठे हुए थे जो तकरीबन 200 होंगे, मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि किस इलाके के लोगों ने सबसे ज़्यादा पैदावार मकई की ली है। तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि 133 मन। अब 133 मन दीपालपुर के इलाके में भी लोग लेते हैं और ग़ालिबन वो आदमी दीपालपुर का ही था। तो जब वो 133 मन उसने कहा तो मैंने कहा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस आदमी ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया उसने 330 मन मकई फ़ी एकड़ हासिल की। मेरा ये कहना था, वहाँ पर जो चीफ गेस्ट बैठे हुए थे मॉन्सेंटो के, उनका नाम ग़ालिबन अब्दुल वाहिद साहब था। वो उठे और उन्होंने लाउड स्पीकर मेरे हाथ से लिया और उन्होंने कहा मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि वो 330 मन जो है वो मॉन्सेंटो के बीज से हासिल किया गया था। अब ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई और मैंने कहा कि अब्दुल वाहिद साहब ये आपने पहले क्यों नहीं ऐलान किया। ये जब 133 की बात हो रही थी और आप ख़ुद भी यही दावा कर रहे हैं, अगर मैं 330 की बात ना करता तो आपने अपनी सीट छोड़कर मुझसे लाउड स्पीकर नहीं लेना था। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैं पहले डर रहा था कि अगर मैंने 330 मन की बात की तो लोग ये कहेंगे ये बड़ी लंबी छड्डी है भाई इसने, लेकिन अब चूँकि आपने तायद की है तो मुझे हौसला हुआ और ये बताने का कि वो मॉन्सेंटो कंपनी का बीज था जिससे 330 मन गंदम मकई जो है फ़ी एकड़ हासिल की गई है। लिहाजा ये 120 मन वाला जो मामला है ये ऐसा नहीं है जो कोई कमेंट्स में किसी आदमी ने ये भी लिखा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी फिर के आया हूँ, मैं फ़लानी जगह भी होके आया हूँ और दुनिया में कहीं 120 मन नहीं होती। उस बेचारे को ज़रा अपने जो इल्म पर नज़रसानी करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया के अंदर आखिरी रिकॉर्ड इस वक्त तक 133 मन का है। और मुझे हैरानगी की बात है कि जब वो 6 किलोग्राम वाला 150 मन का दावा कर रहा है तो वहाँ पर किसी ने इतराज़ नहीं किया। बहरहाल अब मैं चलना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे इसको हासिल करना है। इस दौरान कुछ सवालात भी आए हैं, मैंने उनका जवाब भी देना है। पहली बात यह है कि आप अपनी ज़मीन को और पानी को दोनों का टेस्ट करवाएं। ये पीएच 120 मन गंदम जो पीएच 7.2 और 7.5 के दरमियान में होगी, ये आपकी गंदम की पैदावार 120 मन के करीब होगी। और जो ये पीएच बढ़ती जाएगी तो इसकी पैदावार घटती जाएगी। हाफिज वसी एग्री इनिशिएटिव का शाहकार रोशान वंडा अब आपकी दहलीज पर। अभी अपने इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता करके जानवरों का पसंदीदा वंडा ऑर्डर करें। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स की तफसील यूँ है: मिस्टर इमरान शकरगढ़, निसार अहमद सियालकोट, मोहम्मद सनाउल्लाह साहिवाल, मोहम्मद नसीर रावलपिंडी, मोहम्मद रमजान तालिब मुल्तान, मिस्टर शहजाद लाहौर, उमर बशीर जंग, सैयद मोहम्मद कलीम मर्दान। इसके अलावा दीगर अजला से रोशान वंडा के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए और रोशान वंडा की खरीदारी के लिए राब्ता करें। ताहिर ए खान। रोशान वंडा का वादा, खर्चा कम आमदनी ज्यादा। अब जो हमारी ज़मीनें हैं
आम तौर पर उनकी pH 8 या 8 से प्लस है। इसका मतलब ये है कि आपने बेसल खादें वो इस्तेमाल करनी है जो तेज़ाबी खादें हैं। वो तेज़ाबी खादें क्या करेंगी? तेज़ाबी खादों का काम ये होगा कि वो जो pH है उसको वो डाउन करेंगी। उसके अंदर कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपकी सुपर फास्फेट है, इसमें जिप्सम मौजूद है, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट है, इसके अंदर सल्फ़र अपना काम करती है। यानी कि हर वो खाद जिसकी pH 3 या 4 हो, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो 8 से नीचे आपकी pH को लेके आएगी और आपका पैदावार का जो दायरा है वो बड़ा होगा। तो बेसल फर्टिलाइज़र आपने उस लिहाज से डालना है जिस लिहाज से आपकी pH है ज़मीन की और पानी की। दूसरी बात जो मेरे तजर्बे में आई है वो 120 मन जो मैंने ली वो ये थी कि मैंने उसमें पिछले 2 साल से उसमें लुसर्न उगा रहा था। मैं ये लुसर्न उगाने के बाद जब भी आप फसल लगाएंगे तो आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उसकी pH बराबर होगी और उसके नतीजे के अंदर उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। लिहाजा पाकिस्तान में आप क्या कर सकते हैं कि आप क्रॉप की रोटेशन इस तरीके से करें कि बरसीम एक मरतबा उस फसल के अंदर, उस ज़मीन के अंदर ज़रूर लगानी चाहिए जिसमें पिछले साल आपने बरसीम लगाई होगी। अगर आप गंदम उसके अंदर लगाएंगे तो आपकी गंदम की पैदावार ज़्यादा होगी। लिहाजा बरसीम हो गया, लुसन हो गया, जंतर हो गया, इन तीनों क्रॉप्स में से पिछले रोटेशन के अंदर इनका शामिल होना ज़रूरी है अगर आप अपनी पैदावार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो बीज है। अब पाकिस्तान के अंदर वो बीज जो मैं इस्तेमाल करता था उसका नाम था रोजो यकोरा, और वो बीज पाकिस्तान में एक मरतबा आया और उसके बाद जो मैंने डॉक्टर ऐसे कुरैशी की बात की उसमें उनको ख़तरा था कि इसमें रस्ट आएगी, और वो रस्ट उसमें तो जनाब 70 में और दूसरी वैरायटीज़ में तो उस वक्त तो नहीं आई, लेकिन अलबत्ता वो रोजो यकोरा यहाँ से बैन हो गई। लेकिन जिन ममालिक में ये इस्तेमाल होती रही है उनको पता था कि इसमें रस्ट आएगी, लिहाजा रस्ट को रोकने के लिए तरीका भी बताया गया था जो मैंने पिछली मरतबा भी बताया था और इस मरतबा भी मैं दोहरा रहा हूँ। तो लिहाजा आपका जो बीज जो पाकिस्तान के अंदर है ये 78 से 82 तक ये इसकी एक रेंज है जो दावा करते हैं हमारे साइंटिस्ट कि इसके करीब करीब इसकी होनी चाहिए। लिहाजा अगर आप 70 भी लेते हैं, 80 भी लेते हैं और 60 भी लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब हम पाकिस्तान की औसत की बात करते हैं तो वो 26 मन के करीब करीब है। अब उसके अंदर बारानी एरिया भी है, उसमें वो एरिया भी है जहाँ एक मरतबा बारिश होती है और पैदावार 4 मन आई होती है या 5 मन आई होती है। इसमें वो एरिया भी शामिल है फैसलाबाद का इलाका और इससे आगे का इलाका जहाँ लोग 70 मन भी लेते हैं। तो ये असल एक चीज़ है कि बीज फैसला करेगा इस बात का कि आपकी पैदावार कैसे बढ़ेगी। बेसल फर्टिलाइज़र्स, तेज़ाबी फर्टिलाइज़र इस बात का फ़ैसला करेंगे कि आपकी pH को डाउन करेंगे और इसकी पैदावारी सलाहियत को वो निखारेंगे। अगर आपने पहले ज़मीन के अंदर बरसीम लगाई हुई है, पिछले साल लुसन लगाया है, जंतर लगाया है, तो वो भी इसके अंदर मुमिद व मुआविन साबित होगा। मैंने आपको बताया था कि पहले 50 दिनों के अंदर जो भी कुछ आपने दिया वो तय कर देगा कि आपकी पैदावार कहाँ खड़ी हुई है। वो खाली दानों का जो एक छोटा सा सिट्टा होगा वो दाने खाली होंगे और 50 दिन के बाद आपकी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि इन दानों को भरा हुआ भरे कैसे। अब इसके अंदर जहाँ मैंने आपको ये बताया है कि आपने जो बेसल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है उसमें लोग मैं तो SSP की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग DAP इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कोशिश करें, ये DAP आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि DAP भी डाल लें और एक बोरी यूरिया की भी डाल लें। ये DAP और SOP के तो आप मिला सकते हैं। जो बीज है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है और DAP के अंदर 18% नाइट्रोजन पहले ही मौजूद है, लिहाजा यहाँ यूरिया बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ यूरिया नहीं डालेंगे। और उसके बाद जो आप यूरिया डालेंगे, जो पहले पानी पे आप डालेंगे, वो आपने फर्टिगेट करना है। फर्टिगेट का मतलब ये है कि एक आपने किसी डब्बे के अंदर आपने उसको कैलिब्रेट करके आधी बोरी यूरिया की डालनी है जो पूरी यूरिया के बराबर होगी,
इसलिए कि पानी के साथ जाएगी और उसके लीच होने का ख़तरा कम होगा, इवेपोरेट होने का ख़तरा कम होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और ये काम भी आएगी। और अगर कोशिश करें कि अपनी ज़मीन को आपने और अच्छा बनाना है और अगर आपने उससे पैदावार ज़्यादा लेनी है और पीएच आपकी हाई है, तो दो चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। एक फास्फोरिक एसिड है, उसको भी 10 किलोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के अंदर डालकर, और एक ह्यूमिक एसिड है। ये ह्यूमिक एसिड जो है ये उसको जो पीएच है उसके लेवल को ठीक करती है और ज़मीन की जो असासी कैफियत को तेज़ाबी कैफियत से के दरमियान में जो 7.5 और 7.2 मैंने पीएच बताया है, ये उसकी तरफ लेके आती है। उसके नतीजे के अंदर जो भी कुछ आपने खाद डाली होती है और जो हवा है और जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अमल में आता है, इसलिए कि आपने अच्छे हालात पैदा किए हैं। अब यहाँ इसके बाद मैंने बताया था कि मेरे नज़दीक सिर्फ 2 प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि अगर आप बहुत खींचे तो 3 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो सीड का आ गया और सीड की लिमिटेशन है। पहले खौफ था रस्ट का, अब रस्ट का खौफ ख़त्म हो गया, उसने आना है, लिहाजा आपने उसके लिए स्प्रे भी इस्तेमाल करना है। लिहाजा सीड हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये अगर कोशिश करें तो ये उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकती है और इससे ज़्यादा का बीज भी आ सकता है। अब इसमें एक तो आपका सीड है और दूसरा डायरेक्ट ड्रिल है। अब वही बात कि कल को आप पूछेंगे कायद आज़म कौन सा, वही वो कायद आज़म जो कपड़े बेचता था। अब ये बात है कि पाकिस्तान में 80s की दहाई में डायरेक्ट ड्रिल या ज़ीरो टिलेज लाने वाला आदमी मेरा क्लास फेलो डॉक्टर अशरफ, जो न्यूजीलैंड के अंदर कौमी असम्बली का मेंबर है, उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो डायरेक्ट ड्रिल है ये आपकी क्रॉप को लॉज नहीं होने देगी। आपका आधे से ज़्यादा नुकसान जो है वो क्रॉप के लॉजिंग, क्रॉप के गिरने की वजह से होता है और ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ऐसा होना ही होना है। ख़ास तौर पर जब आपने टिका के यूरिया डाला होगा और आप उसकी हालत देखकर बड़े खुश हुए होते हैं, हालांकि आप अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहे होते हैं। जितना आप यूरिया कम से कम जो डोज बताई हुई है अगर आप उतना ही देंगे तो वो फसल लंबी नहीं होगी, वो इतनी ज़्यादा काली सब्ज़ नज़र नहीं आएगी। और काली सब्ज़ नज़र नहीं आएगी इसका मतलब है उसके खड़े होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। एक और चीज़ जो मैं इस्तेमाल किया करता था जो यहाँ पाकिस्तान में शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ढूंढें, ये पौधा है और यहाँ पर जिसे पंजाबी में कहते हैं गंडा, नोड्स, ये नोड्स, ये अगर आप देखेंगे इनके दरमियान में एक फासला होता है। क्लोरोमीकाट क्लोराइड इन नोड के फासलों को कम करता है। इसका मतलब यह है कि जो आपके पौधे का कद है वो पौधा अपनी बढ़ोतरी करेगा, लेकिन उस हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से इसकी जो इलोंगेशन है, इसकी जो लंबाई है 2 नोड्स के दरमियान में, इसको वो कम करेगा। उसके नतीजे के अंदर आपकी इसका कद जो है वो इतना ऊपर नहीं जाएगा जिसका ख़तरा होगा उसके लॉज करने का। और तीसरी चीज़ जो है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपने स्प्रे इस्तेमाल करना है रस्ट के अगेंस्ट, और चूँकि यहाँ पर हम किसी चीज़ की मार्केट नहीं कर रहे और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं उनके फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं, वो आप फंजीसाइड 45 से 50 दिन पर और फिर उसके बाद 60 से 65 दिन के अंदर ये आपने स्प्रे करना है और इस स्प्रे करने से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरा एक प्रोग्राम था कि मैं अपने जानवरों को बीमार नहीं होने देता। वजह उसकी ये है कि बीमारी के आने से पहले मैं उसकी रोक करता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से रोक करना है। दुनिया आगे पहुँची हुई है और एग्री इनिशिएटिव का मकसद भी यही है कि यहाँ पर उन चीज़ों को लाया जाए जो दुनिया के अंदर तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अब ये जो हार्वेस्टिंग हो रही है, जब ये आपकी हार्वेस्ट या हाथों से हो या जो हार्वेस्टर आ रहे हैं उसके अंदर कितनी तूड़ी बर्बाद होती है। दुनिया में वैक्यूम हार्वेस्टर आए हुए हैं, वो वैक्यूम हार्वेस्टर खड़ी फसल पर जाता है और सिर्फ पौधे को जो है वो ऊपर से दाने जो है वो उसमें से निकालता है करके, और बाकी सारी की सारी तूड़ी वहाँ पर खड़ी रह जाती है और फिर तूड़ी को वो इस्तेमाल काट के अलहदा उसकी बेल्स बनाकर उससे अलहदा पैसे बनाते हैं। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 5-10 साल के अंदर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं और वो सवाल ये पूछे हैं
कि जी ये बोरान की क्या ज़रूरत है और ये आयरन की क्या ज़रूरत है और ये 2% जो आपने नाइट्रोजन बताई है ये कितनी मरतबा इस्तेमाल करनी है। 2 किलोग्राम यूरिया का मैंने आपको पहले तरीका बताया था, ये बेसल फर्टिलाइज़र के अलावा है। 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम पानी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ आपकी फसल को सरसब्ज रखेगा और जो फोटोसिंथेसिस है उसको आगे करेगा। अब ये बोरान, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और ये इस किस्म की जो चीज़ें जो इसके अंदर जो फोलियर स्प्रे के ज़रिए जो आप इस 2 kg यूरिया का जो सोल्यूशन बनाना है इसमें शामिल कर सकते हैं। किस वजह से है? वजह उसकी ये है कि अगर आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, हमारे बच्चों के कद छोटे होते जा रहे हैं। 2 इंच कद छोटा है जबकि जापान वालों का 2 इंच कद बड़ा है। इसी तरीके से ये थैलेसीमिया एक बीमारी है, ये बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरीके से स्पेशल चाइल्ड ये ज़्यादा आ रहे हैं और वजह उसकी ये है कि हमारी मेन खुराक जो है वो गंदम है और गंदम के अंदर हम ज़मीनों से इतना कुछ निकाल चुके हैं कि ये जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं ये ज़मीन में मौजूद नहीं है। लिहाजा जब हम इसको ऐड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आयरन की कमी बच्चों के अंदर जो है और ये स्पेशल चाइल्ड, ये थैलेसीमिया वाली जो बीमारियाँ हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम गंदम, निरी गंदम नहीं दे रहे हैं, इसे कहते हैं फोर्टिफाइड गंदम, यानी कि वो गंदम जिसके अंदर माइक्रो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो बच्चे की नश्वनुमा और इंसानों की नश्वनुमा को बेहतर तरीके से उसको बनाए। ये असल उसका मामला है। एक और सवाल मुझसे पूछा गया और वो ये पूछा गया कि जी प्री एमरजेंस हर्बिसाइड अगर हम इस्तेमाल करें तो कुछ लोगों ने बताया है कि इससे जर्मिनेशन जो गंदम की है वो ख़राब हो जाती है। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। अगर आपने आज गंदम को बीजा है और आज या कल आपने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की है तो 7 दिन के अंदर उसका जो असर है वो मुकम्मल हो चुका होगा और आपकी फसल ने बाहर आना भी 7 दिन के बाद है, तो उसका कोई ख़राबी नहीं होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी पेस्टिसाइड डीलर के पास प्री एमरजेंस हर्बिसाइड ना हो और साथ में उसे खुदा का खौफ भी ना हो, तो उसने ये बात ज़रूर कह दी हो कि भाई साहब प्री एमरजेंस का ये नुकसान है इसलिए हम पोस्ट एमरजेंस इस्तेमाल करते हैं। सारी दुनिया आप खुद गवाह हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो आप हमेशा अपने जहन में पॉजिटिविटी रखें और दूसरा मुशाहिदा करते जाएं। आप ये मुझे बताएं कि जो आपकी जो हर्बिसाइड इस्तेमाल करने के बाद 30-35 दिन के बाद, मैं हैरान था, एक प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि एक आपने 30 दिन के बाद देना और एक 45 दिन के बाद देना है। चौड़े पत्ते वाली 30 दिन के बाद देनी है, बारीक पत्ते वाली जो 45 दिन के बाद देनी है। अब जो 45 दिन के बाद डाली जाएगी उसका जो दबाव है वो तो 55 दिन तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप फसल देखकर बस खुश हो रहे होंगे, जहाँ तक उसकी पैदावार होगी वो अब अल्लाह ताला के हवाले करती है। तो मेरा ये गुजारिश थी कि आप इन चीज़ों पर ज़रा गौर फरमाएं और 2 किलोग्राम यूरिया जो है ये आप 5वें दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैदावार के बढ़ाने में, उसको सब्ज़ रखने के अंदर ये मददगार होगा। एट द सेम टाइम ये जो इसके बोरान है और आयरन है और तीसरी चीज़ें जो मिलाने का ये एक बहाना होगा। अलबत्ता ये बारानी वालों ने भी मुझसे सवाल पूछे हैं, जो बारानी वाले जो इलाके के जो लोग हैं जो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2% यूरिया इस्तेमाल करने से उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये 2 किलोग्राम जो 2% यूरिया है इसके बारे में एक गलत फहमी ये भी देखने में आई है और लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या हमने पहले दिन से इस्तेमाल करना है। नहीं मेरे भाई, पहले दिन से इस्तेमाल नहीं करना। मैंने आपको बताया है कि पहले 50 दिन क्रिटिकल हैं आपके फर्टिलाइज़र देने के ऊपर। एक वो फर्टिलाइज़र जो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त दिया, एक वो फर्टिलाइज़र जो आपने पहली इरिगेशन में दिया, एक वो फर्टिलाइज़र जो आपने दूसरी इरिगेशन में दिया, और ये तकरीबन 50 दिनों पर मुहित है। अब 50 दिन के बाद आपने कोई और इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना, लिहाजा 50 दिन के बाद जो है जब आपने फर्टिलाइज़र का सारा हिसाब किताब आप मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद हर 5 दिन के बाद
जब और फर्टिलाइज़र ना देना हो फिर आपने ये 2% यूरिया का सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। और ये कब तक इस्तेमाल करना है? जब तक वो वर्क़ा आलम जो है, फ्लैग लीफ, वो सब्ज़ आपको देखना चाहते हैं, और वो जाता है 90 दिन तक, 85 डेज़ तक। वो मुल्की जो हमारे मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक जब आप ये देखते हैं कि दाना दूधिया है, जब भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि अब फसल पकने वाली है तो उसको बंद कर दें। तो मुझे आप लोगों से यकीन है, मुझे अपने फार्मर्स पर 100% यकीन है कि ये आगे की तरफ देखना चाहता है, ये ज़िंदा रहना चाहता है और खुशहाल रहना चाहता है। तो आप उन चीज़ों पर अमल करें जो आपको बताई हुई हैं, और ये दाएं बाएं सुनने का फ़ायदा कोई नहीं है। जिस आदमी के 12 पीर हों वो कभी कामयाब जन्नत में कभी भी नहीं जाता। तो लिहाजा आपने जहां आपका दिल चाहता है और जो बात आपको समझ में आती है आप उस पर अमल करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।